what was going through your mind before the fifth throw at Lausanne, and how challenging was it for you to make a comeback from muscle strain? What aspect of the throwing are you aiming to work on between now and World Championship? नहीं, बिल्कुल माइंड में तो सही बात बताऊं तो कहीं ना कहीं इंजरी का ही था, क्योंकि एक वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था माइंड में कि मैं 100% पुश कर सकता हूं कि नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग में मैंने 2 सेशन किए थे इससे पहले, तो वहां पे तो ठीक लग रहा था, पर फिर भी जब हम 100% जाते हैं कंपटीशन में तो कहीं ना कहीं माइंड में आ जाता है कि यार, और वेदर का वही मैं बता रहा था कि थोड़ी ठंड हो गई थी, बारिश हो गई थी पहले कंपटीशन से, तो माइंड में वही था कि बार बार कि मैं पूरा अपने आप को पुश कर सकता हूँ कि नहीं। तो वो 2-3 थ्रो तक, 3-4 थ्रो तक मैं करता रहा कोशिश, और वो माइंड में कहीं ना कहीं वो बैरियर बना रहा। फिर मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ पुश, तो फिर मैंने और अपना अच्छे से फोकस करके और फिर अपना और अच्छे से वार्म अप करके एक्सरसाइज वगैरह करके, तो पहले मतलब कोशिश तो पहले भी करा, लेकिन 5th थ्रो के आसपास मैंने फिर अपनी थोड़ी स्पीड बढ़ाई। कोच के पास गया था, कोच ने भी बोला कि थोड़ा स्पीड अप करो, क्योंकि मैं काफी स्लो रनवे ले रहा था, तो स्पीड बढ़ाई, तो उसके हिसाब से फिर थ्रो में भी काफी वो इम्प्रूवमेंट आई। बस वही थोड़ा वेदर का और उसका चैलेंज था, थोड़ा इंजरी का माइंड में था, बाकी तो यही है कि डायमंड लीग का तो मैं बताना चाहूंगा कि डायमंड लीग के हमें काफी कंपटीशन मिलते हैं कम्पीट करने के लिए साल में, और ये पॉइंट्स जुड़ते हैं इससे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट मिलने थे, तो हमें पॉइंट मिले हैं, लोजान में पॉइंट मिले हैं, तो हमको मेन फाइनल में जाना होता है इनसे, जो फाइनल इस बार यूजीन में है, तो उसके लिए पॉइंट चाहिए। सबसे मेन कंपटीशन डायमंड लीग का वहां पे रहता है, जहाँ पे फाइनल डायमंड लीग होता है, फिर सभी का फाइनल मुकाबला वहां पे होता है। बाकी हाँ, अगर यही जगह मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में होता या एशियन गेम्स या दूसरी जगह पे होता, तो शायद से मैं और ज्यादा अपने आप को पुश करता। यहाँ पे मैं टाइम ले रहा था कि कब मुझे अच्छा लगेगा और कब मैं अपना ज्यादा एफर्ट लगा पाऊंगा। और कंपटीशन का ऐसा है जी, अभी तो सबसे मेन वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उससे पहले बीच में अगर हमको लगा, कोच को लगा, फिजियो को, कि भाई पूरा हम कर सकते हैं अभी 100% पुश खुद को, तो उससे पहले कोई कंपटीशन हम देख लेंगे कि compete कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन फिलहाल अभी वही है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए पूरी प्रिपरेशन 100% बिल्कुल फिट होकर करनी है। थैंक यू नीरज। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरा जी का। वो पूछ रहे हैं कि अर्लियर देयर वाज अ पैटर्न कि आपका फर्स्ट थ्रो वाज द बेस्ट और उसके बाद वो कम होता जाता था, बट अभी वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। उनका कहना है कि एट वर्ल्ड चैंपियनशिप लास्ट ईयर और लोजान डायमंड लीग आल्सो आपका बेस्ट थ्रो वाज नॉट द फर्स्ट वन। उनका क्वेश्चन है कि ये फिजिकल थिंग है और इज इट अ मेंटल थिंग? इज देयर अ डिफरेंस इन योर ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटिशन प्रोसेस, और इज इट अ रिस्पॉन्स टू ग्रोइंग कॉम्पिटिशन एंड अडेप्टिंग टू द कंडीशन? नहीं, ये कोई मतलब इसमें कोई प्लानिंग नहीं होती है कि लास्ट तक खींच के रखना है। बस माइंड में ये होता है कि हर थ्रो में अपना 100% देना है। तो वो कुछ ना कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं कि भाई ये है कि हाँ, हम हमेशा बिल्कुल 89 की सभी थ्रो तो नहीं लगा सकते, या वो एक ही जगह पे सब थ्रो लग सकती है। हाँ, थोड़ा बहुत अप डाउन 2-3 मीटर डाउन होती है, कोई अच्छी लग जाती है, कोई थोड़ी कम लग जाती है। तो वो ये कि हाँ, फर्स्ट थ्रो मेरी काफी बार काफी अच्छी निकलती है, लेकिन अगर फर्स्ट थ्रो ना भी निकल पाए किसी कारण से, कुछ भी हो जाए बाई चांस, या पहली 2-3 थ्रो अच्छी ना जा पाए, तो मैं हमेशा वही बोलता हूँ कि लास्ट थ्रो तक अपने आप को रेडी रखना चाहिए। और कहीं ना कहीं मुझे एक बात तो मैं बोलना चाहूंगा, कहीं ना कहीं जब तक मेरी लास्ट थ्रो नहीं होती और मेरी अच्छी थ्रो नहीं गई है, तो एक अंदर बिलीव जरूर होता है कि लास्ट थ्रो तक तो मैं इतनी कर ही लूंगा, जितनी मैंने थ्रो की है उसके आसपास की तो मैं सोचता हूँ कि भाई मैं वहां पे तो मुझे करना ही है, कुछ भी हो जाए। तो वो ज्यादातर उसमें सक्सेस ही मिलती है कि भाई हाँ, मैं उतनी कर ही लेता हूँ जितनी सोचते हैं कि भाई जो कंपटीशन चला हुआ है उस टाइम पे उसके आसपास थ्रो कर ही लेता हूँ। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि भाई काफी साल पहले ऐसा होता था कि क्या तो पता नहीं था इतना खेलने का या इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि मैं उतनी थ्रो नहीं कर पाता, लेकिन अभी ऑलमोस्ट उसके आसपास मैं थ्रो कर लेता हूँ। और वो मुझे लगता है कि वो खुद पे बिलीव होना चाहिए कि ये तो मुझे करना ही है आज। और बाकी तो बस वही है जी कि कोशिश फिर भी वही रहती है कि फर्स्ट थ्रो से ही हम खींच के चले बस। ओके नीरज, नेक्स्ट क्वेश्चन ओसामा जी का है। तो उन्होंने पूछा है, डू यू फील योर प्लानिंग एंड इंजरी मैनेजमेंट इज गोइंग टू बी द की फॉर दिस सीजन? सॉरी? प्लानिंग एंड इंजरी मैनेजमेंट जी, इज गोइंग टू बी द की फॉर दिस सीजन। इस सीजन में आपके लिए प्लानिंग और इंजरी मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, अहम पार्ट रहेगा आपकी।
ट्रेनिंग? हाँ, इंजरी का तो जी मतलब वैसे तो सब कुछ ठीक चल ही रहा था स्टार्टिंग में, ट्रेनिंग में बहुत अच्छा चल रहा था और इंजरी फ्री भी थे। लेकिन वही है, जैसा कि सबको पता है कि स्पोर्ट्स का ये एथलीट के और बिल्कुल भी किसी के भी चाहे वो स्टाफ से या किसी के भी हाथ में नहीं होता है। पता नहीं लगता हमको किस टाइम कब कैसे इंजरी हो जाए, और वो अपना टाइम लेती ही है। मेरे लिए थोड़ा सा अच्छा ये है कि भाई मतलब टॉप्स ने, साई ने, सभी ने, फेडरेशन भी सपोर्ट करती है सब चीजों में, तो फिर उसमें ये मेरे लिए हेल्प ये हो जाती है कि भाई मेरे पास टीम अच्छी मिल जाती है मुझे, और मुझे एकदम डॉक्टर वगैरह से बात करने का मौका मिल जाता है, जिससे कि भाई उसके बारे में मैं जल्दी एक सलाह ले सकता हूँ और जल्दी उस पर काम होना शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि इंजरी से बचना सबसे बड़ा मेन फोकस रहेगा। बाकी तो सब अच्छा चल ही जाएगा, बस इंजरी का यही रहता है कि कहीं ना कहीं रुकावट बन जाती है वो। तो सबसे मेन फोकस रहेगा कि इंजरी से बच के चलना है और वर्ल्ड चैंपियनशिप में 100% फिट होके ही आना है। मतलब वो सबसे बड़ा मेन फोकस रहेगा, क्योंकि जब तक हम 100% फ्री नहीं होंगे तो मैं 100% दे ही नहीं पाऊंगा, वो मेंटली हो चाहे फिजिकली हो। अगर फिजिकली भी फिट रहे तो हम मेंटली भी 100% हमको उसके लिए रेडी होना जरूरी है कि मैं कर सकता हूँ और मैं कितना भी एफर्ट लगा सकता हूँ। तो वो मुझे लगता है कि वो कॉन्फिडेंस आना बहुत ज्यादा जरूरी है वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। जी नीरज, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन अनिर्बान सरकार जी का है। उन्होंने पूछा है, योर बेस्ट थ्रो केम इन द 5th अटेम्प्ट, वर यू नर्वस? व्हाट हैज बीन द रीजन फॉर योर कंसिस्टेंसी? देखो, नर्वस का तो जो प्रेशर तो आ ही जाता है जी। सच बताऊं तो ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं बिल्कुल चिल था या आराम से था। वो तो माइंड में आ ही जाता है, क्योंकि वो उन्होंने अच्छी थ्रो लगा दी थी, याकूब ने और जूलियन वेबर ने, और बाकी भी वहां पे अच्छे थ्रोअर थे। तो ये नहीं पता था कि कब किस टाइम कौन सा थ्रोअर इतनी थ्रो निकाल दे। माइंड में तो प्रेशर आ ही जाता है, क्योंकि मैं कोशिश तो कर ही रहा था लेकिन वो जा नहीं पा रही थी। और कंसिस्टेंसी का वही, जैसे कि मैंने बताया कि वो एक एक डिस्टेंस का तो अपने ऊपर बिलीव होना ही चाहिए। जितनी थ्रो कर रखी है वो तो माइंड में हमेशा ही रहता है कि इतनी तो करनी ही है। और बाकी वही है जी कि मैं ट्रेनिंग में कोच के साथ और वो सब हमारा, हम बहुत ज्यादा चेंज नहीं करते वर्कआउट को। वो हम थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट करते हैं, हम बिल्कुल चेंज नहीं करते। उससे क्या है कि जो कहीं ना कहीं जो मेरी टेक्निक है, जो भी मैं ट्रेनिंग करता हूँ, वो एक बॉडी ने अडेप्ट कर लिया है। और उसके आसपास वही हमेशा कंपटीशन में वो बॉडी लैंग्वेज या फिर उसके आसपास जो भी मेरी फिटनेस होती है वो रहती ही है। और वो सबसे मेन पार्ट होता है कि हम फिट होने चाहिए, और हमारी टेक्निक बहुत ज्यादा चेंज नहीं होनी चाहिए। कि टेक्निक जब बहुत ज्यादा चेंज होती है तो भी प्रॉब्लम होती है थ्रो करने में। हम एफर्ट ज्यादा लगाते हैं और वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है कि फिर भी थ्रो नहीं लग पाती। तो मुझे लगता है कि हाँ, धीरे धीरे थ्रो सब चीजों में इंप्रूवमेंट करता हूँ मैं, बिल्कुल चेंज नहीं करता कोई चीज। तो वो मुझे लगता है सबसे मेन चीज है कि जो कि कंसिस्टेंट। और बाकी तो माइंड का खेल है सारा कि आपको हार नहीं माननी है लास्ट तक। जितना थ्रो किया है उतने को तो 100% ट्राई करना ही है हर कंपटीशन में। जी नीरज, नीरज एक और सवाल अभी विमल मोहन जी ने पूछा है कि आप इम्प्रोवाइज भी करते हैं क्या टूर्नामेंट के बीच में? इम्प्रोमाइज मतलब जी क्या इसमें? मतलब अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा बदलते हैं या कुछ अच्छा, चेंज करके उसको ये अडाप्ट करते हैं? स्ट्रेटेजी तो बस यही रहती है कि बस थ्रो मारनी है जितनी जल्दी हो उसके, मतलब सबसे ज्यादा। जी। स्ट्रेटेजी ऐसा कुछ नहीं होता है कि मुझे नहीं, अभी मुझे तीसरी चौथी थ्रो नहीं मारनी है, मुझे पांचवी या छठी थ्रो में करना है। हर थ्रो में ही मतलब स्ट्रेटेजी बस रहती यही है कि अपने आप को बीच में वार्म अप करते रहना है। बाकी तो ऐसा कोई स्पेशल स्पेशल माइंड में कोई प्लान नहीं होता है। क्योंकि एथलेटिक्स में मुझे लगता है कि कुछ जैसे रनिंग है, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग वगैरह, और इनमें स्ट्रेटेजी चलती है, क्योंकि इनमें उसके साथ साथ एफर्ट के साथ साथ बाकी भी, क्योंकि वो ब्लॉकिंग वगैरह करते हैं एक दूसरे को, वहां पे आपको माइंड का बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है, कैसे कहाँ से निकलना है। हमारे यहाँ पे है कि आपको आपको करना है, बस अपना बेस्ट करना है, कोशिश। तो वही था कि बस अपने आप को पॉजिटिव रखो कंपटीशन में और वार्म अप रखो। बाकी बाकी तो सब कुछ उसी टाइम पे होता है कि कैसा रहता है कंपटीशन। जी। एक और सवाल मेरे ख्याल से सबका यही क्वेश्चन है बार बार, तो अभी दिलीप उन्नी कृष्ण जी भी यही पूछ रहे हैं कि थैंक यू आप बेटर।
स्टार्ट स्ट्रॉन्ग करते हैं इवेंट में विद बिग थ्रोज इन योर फर्स्ट कपल ऑफ अच्छा, अटेम्प्ट्स। ओके, हाँ, सॉरी। वो मैंने सबका सोचा यही कि मेरे 90 मीटर सवाल से वाला आ पूछे। गया फिर से। दिलीप जी, मुझे लगता ओके। है कि इसका सवाल जवाब तो दे ही चुके हैं नीरज। आपका कुछ और क्वेश्चन होगा तो आप प्लीज प्लीज डालिएगा। नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ इसका एक बार और कि भाई जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ, इसका। उन्होंने ये भी पूछा है नीरज, एक चीज के लुसान में आपने स्टार्ट किया था फाउल थ्रो के साथ और फिर आपने बिल्टअप किया था अपने बेस्ट थ्रो के लिए, तो जी वही उसको प्लीज जवाब देना चाहें तो जरूर। हाँ, फर्स्ट थ्रो फाउल मैंने खुद कर दिया था, क्योंकि मैं चाहता था कि अच्छी थ्रो न पेगी तो बहुत अच्छा रहे। वो इतनी अच्छी थ्रो नहीं थी, वो 79 से 80 मीटर तक की थ्रो थी। और हालांकि मुझे पता भी नहीं था कि वो इतनी है, क्योंकि मेरा वो जो आगे लाइन होती है जो 80-85 मीटर की, वो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में शायद से मुझे ठीक से मैं उनको देख नहीं पाया, क्योंकि जो 85 की लाइन थी आगे, वो मैं सोच रहा था कि वो 80 मीटर की है, और जो थ्रो थी वो 80 मीटर के करीब की। तो वो मुझे लगा कि काफी कम है, अराउंड 75 के करीब होगी, तो इसलिए मैंने उसको फाउल कर दिया। पर वही है कि कोशिश वही रहती है कि पहली थ्रो अच्छी लगे तो खुद के लिए भी पॉजिटिव रहता है, और जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनके ऊपर भी एक एक मेंटली दबाव बनता है कि हाँ, बहुत अच्छे थ्रो के साथ शुरुआत हुई है। तो वो फर्स्ट थ्रो का, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ फर्स्ट थ्रो अच्छी करे। अगर बाय चांस वो काम नहीं करता है, फर्स्ट थ्रो अच्छी नहीं जाती है, तो लास्ट तक हमको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है कि लास्ट थ्रो में, आप डायमंड लीग लौजान में भी देखोगे कि लास्ट थ्रो में जूलियन वेबर ने भी अपना इस कंपटीशन में बेस्ट थ्रो किया 87 मीटर का, और याकूब ने भी बहुत अच्छी थ्रो की थी। तो कभी भी किसी टाइम भी, वो सिर्फ मेरा नहीं है, लास्ट थ्रो तक सभी थ्रोवर ही तैयार रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने फर्स्ट थ्रो लगा दिया तो बहुत अच्छी, तो फर्स्ट मतलब मैं फर्स्ट ही आऊंगा। स्टॉकहोम में मैंने फर्स्ट थ्रो 89.94 लगाई थी, फिर भी पीटर्स ने 90 मीटर से ऊपर थ्रो कर दिया था, पता नहीं तीसरे चौथे अटेम्प्ट में। तो सभी थ्रोवर्स ही मेंटली बहुत ज्यादा प्रिपेयर होते हैं लास्ट थ्रो तक। तो हमको, चाहे वो फर्स्ट थ्रो अच्छी चली जाए या अच्छी नहीं जाए, हमको सिक्स थ्रो तक हमको प्रिपेयर रहना चाहिए कि कुछ भी सिचुएशन हो जाए, चाहे हम सबसे पीछे हो जाएं या फिर ऐसे ही चलते रहे, क्योंकि लास्ट थ्रो में भी पूरा खेल बदल सकता है, और ऐसे बहुत बार हुआ भी है। तो हमको लास्ट थ्रो तक रेडी रहना चाहिए। और मैं वही कहूंगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि, हाँ, ज्यादातर फर्स्ट थ्रो अच्छी निकलती है, लेकिन ऐसा ऐसा भी काफी बार हुआ है कि मैंने लास्ट थ्रो में भी किया है। एशियन चैंपियनशिप भुवनेश्वर में मैंने लास्ट थ्रो में गोल्ड जीता था, और उससे पहले पहले 2-3 थ्रो तक तो बिल्कुल ही कुछ नहीं था। और भी काफी नेशनल कॉम्पिटिशन रहे हैं जिसमें मैंने लास्ट थ्रो में थ्रो निकाल लिया, उससे पहले इतनी अच्छी थ्रो नहीं थी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि फर्स्ट से लास्ट तक ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं लास्ट तक अपने आप को रेडी रखता हूँ, मेंटली सेट रखता हूँ कि लास्ट थ्रो भी निकालनी है हमको। जी नीरज, आई थिंक अभी आपने सबके क्वेश्चंस, कई वाले क्वेश्चंस का तो जवाब दे ही दिया है। अगर कुछ आता है तो भी लास्ट देम टू रीप्लेस एंड क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैन रायन का है, हिंदू से। उन्होंने पूछा है कि यू हैड competed इन जस्ट 2 meets दिस ईयर, ऑफ कोर्स यू हैड द इंजरी, बट लाइक 2021 टोक्यो ओलंपिक्स ईयर, इज द प्लान टू स्टे लाइट या डू फ्यूअर कंडीशंस एंड बी फ्रेश एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप? हाँ, मतलब वही है जी कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए तो बिल्कुल फ्रेश होके जाना है, और सबसे मेन है कि मुझे ऑलरेडी 16 पॉइंट मिल चुके हैं डायमंड लीग फाइनल के लिए। जो भी हमको पॉइंट चाहिए वो मुझे लगता है कि इनफ होंगे मुझे, मतलब फाइनल में पहुंचाने के लिए। 8 पॉइंट्स दोहा में मिले हैं, 8 पॉइंट्स लौजाने मिले हैं, और ये पोजीशन के ऊपर होता है। 8-7, जो सेकंड है उसको 7, फिर थर्ड को 6, तो ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं। और जिसके, जो इस बार शायद से कुछ रूल आया है, बेस्ट सिक्स कम्पीट करेंगे डायमंड लीग में। तो वो पॉइंट्स जिसके होंगे, सबसे बेस्ट 6 होंगे, जो डायमंड लीग, जो 4 डायमंड लीग होती हैं फाइनल से पहले, तो उसमें जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे उसके हिसाब से उनको फाइनल में एंट्री मिलेगी। तो मुझे लगता है कि 16 पॉइंट इनफ है फाइनल में पहुंचने के लिए। लेकिन फिर भी अगर लगा कि उससे पहले बिल्कुल हम इंजरी फ्री हैं और हम पुश कर सकते हैं खुद को, क्योंकि इंजरी फ्री तो अभी काफी हद तक ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि फिटनेस पे बहुत और ज्यादा काम करना पड़ेगा अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप में मुझे और अच्छे से उतरना है। तो अभी फिटनेस सबसे मेन है कि मैं फिटनेस पे और ज्यादा काम करूंगा और अच्छी ट्रेनिंग करूंगा। अपने आप को टाइम दूंगा कि भाई जो भी थोड़ा बहुत अभी जो मैंने ट्रैवल किया है इंजरी की वजह से, कि भाई यहाँ वहां पे जाने का
कम कर दी थी। तो वो मुझे लगता है कि अभी खुद को पुश करके और ज्यादा ट्रेनिंग करनी है और इंजरी को भी ठीक करना है और फिटनेस को भी बहुत ज्यादा अच्छा करना है। तो वो सबसे मेन वर्ल्ड चैंपियनशिप ही रहेगा माइंड में कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए ही हमको वो तैयारी करके जानी है। तो बिल्कुल, और फिर उसके बाद तो हर 15-15 दिन में कंपटीशन है, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप होगा। ज्यूरिक डायमंड लीग भी है उसके 3-4 दिन बाद, वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल के बाद, तो उसका भी वो डिसाइड करेंगे कैसे करना है। लेकिन सितंबर, मिड ऑफ सितंबर में फाइनल डायमंड लीग है और फिर एशियन गेम स्टार्ट हो जाएंगे। तो वही 2-2 वीक का गैप रहेगा बीच में। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सचिन वैद जी का है। उन्होंने बोला है मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस लुसान में गोल्ड जीतने के लिए। आपसे जानना चाहता हूँ हाँ, वो एक कंफ्यूजन रहता है नीरज मेरे वो ख्याल से। कंफ्यूजन मैं आज दूर जी करूंगा जी, सॉरी। जी सबसे पहले तुम बताना चाहूंगा कि बहुत हाँ, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है ये। गोल्ड नहीं मिलता है यहाँ पे, कॉन्टिनेंटल टूर में गोल्ड नहीं मिलता हमको। गोल्ड हमको कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप, ओलंपिक्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, मेडल्स यहाँ पे मिलते हैं। डायमंड लीग में कुछ भी नहीं मिलता है सही बताऊं तो सिर्फ पोजीशन होती हैं और पॉइंट्स मिलते हैं। वो मिलते हैं फाइनल डायमंड लीग के लिए। फाइनल डायमंड लीग में जो विनर होता है, सिर्फ फर्स्ट जो होता है उसको ट्रॉफी मिलती है, सेकंड थर्ड को कुछ नहीं मिलता है। जो भी प्राइज मनी डायमंड लीग की होती है, प्राइज मनी मिलती है, लेकिन मेडल किसी को नहीं मिलता है। सिर्फ एक ट्रॉफी मिलती है जो फर्स्ट होता है फाइनल में, वो भी पहले वाली में, इनमें जो सभी में फर्स्ट भी होता है तब भी पॉइंट्स मिलते हैं, या फिर जो भी एडवांटेज मिलनी है वो मिलती हैं। बाकी मेडल कॉन्टिनेंटल टूर में भी नहीं मिलता है अभी तक, तो ऐसे कहीं मिला नहीं है। कुछ कंपटीशन में दे देते हैं मेडल, लेकिन डायमंड लीग का तो मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि डायमंड लीग में मेडल नहीं होता है। अपने यहाँ पे काफी लोगों को शायद से पता नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आप मेडल मत लिखिए उसमें कि डायमंड लीग में मेडल, गोल्ड मेडल जीता है, जो भी सिल्वर मेडल जीता है, तो वहां पे मेडल नहीं मिलता है। थैंक यू नीरज ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि ये सबसे बेस्ट बाकी है इस चीज को क्लियर करने का। और क्योंकि आप क्वेश्चन जो बता रहे क्वेश्चन का हैं, क्या था, वो क्वेश्चन का मैं। क्वेश्चन ये है कि मैं जानना चाहता हूं कि आप अपने परफॉर्मेंस को किस तरह देखते हैं। लास्ट मंथ आपको इंजरी भी थी और डायमंड लीग में आपका 88.67 मीटर था, जी और अब 87.76 में आपने फिनिश किया। आप कितने सेटिस्फाइड हैं अपनी परफॉर्मेंस से, और वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए आप कितना तैयार, और क्या आप 90 मीटर थ्रो को लेकर प्रेशर महसूस करते हैं कि कितना थ्रो करना है आपको? जी, सबसे पहले तो जो भी दोनों कंपटीशन में थ्रो लगी हैं, और दोनों में ही कुछ ना कुछ कंडीशन टफ रही थी। वहां पे हवा बहुत ज्यादा थी, तो हमें सामने से ज्यादा हवा थी, क्योंकि उसमें फिर भागने में भी प्रॉब्लम हो रही थी और थोड़ा जल को सही से हिट करने में, सही जगह पे वो भी दिक्कत थी। उस हिसाब से जो थ्रो लगी और हमने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी वहां पे, तो वो मेरे लिए अच्छा था। क्योंकि जब तक आप, मुझे लगता है कि बेस्ट एथलीट्स के, वर्ल्ड के बेस्ट एथलीट के बीच में फर्स्ट पोजीशन हासिल कर रहे हैं, उनके बीच में जब तक सब कुछ ठीक है, वो चाहे आप 89 मीटर में कर रहे हैं या 85 मीटर में कर रहे हैं, क्योंकि सब अपने आप को पुश करते हैं वहां पे बेस्ट देने के लिए। और अगर हम उन एथलीट्स के बीच में फर्स्ट आ जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात वही होती है मेरे लिए। और वर्ल्ड चैंपियनशिप का के लिए फिटनेस और जो भी है वो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और उसके लिए पूरी अपनी फिटनेस बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से करके जाएंगे। अभी तक जितनी थ्रो लगी है ठीक है, मैं उनसे सेटिस्फाई हूँ। बिल्कुल खुश नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ सेटिस्फाई इसलिए हूँ क्योंकि जो भी कंडीशन थी कंपटीशन की, और अभी लौजान में जैसे इंजरी के बाद कमबैक हुआ है, और जैसा माइंडसेट मेरा था कि कैसा रहेगा, उसके उसके साथ कंपेयर करें तो बहुत ही ठीक परफॉर्मेंस रही है। 90 मीटर का बस वही है कि सही टाइम चाहिए अभी, और वो कहीं ना कहीं लगने वाली है। बस वही है कि, और उसका कोई प्रेशर नहीं है ऐसे ही बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे लगता है कि उन एथलीट्स के बीच में जीतना ही बहुत बड़ी अपने आप में एक बात है। थ्रो जब भी लगनी होगी वो बिल्कुल लगेगी, लेकिन सबसे पहले मेरा टारगेट रहता है कि मुझे जीतना है कंपटीशन, कि वहां पे सबसे पहला टारगेट वही होता है। थ्रो का बिल्कुल, जहाँ पे कहीं पे भी कंडीशन अच्छी हुई और अपना फिटनेस पे काम करूंगा, तो बिल्कुल वो भी हम जल्दी ही
उस चीज को पूरा कर लेंगे। और प्रेशर मैं बिल्कुल नहीं लेता हूँ, बस वही रहता है, हमेशा कंपटीशन में जब जाता हूँ तो अपना 100% देता हूँ, और वो 100% कितना भी हो चाहे फिर। जी नीरज, नेक्स्ट क्वेश्चन सुकान सौरभ जी का है। उनका क्वेश्चन है, आप अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ से दूर रह रहे हैं, क्या यह आपके लिए परेशानी की बात है? व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ बहुत ज्यादा हिंदी मतलब फैमिली से, या मतलब कैसे पूछना चाहते हैं? तुकान जी, आप इसको दोबारा से लिख के भेजेंगे क्या हमें, जो नीरज ने पूछा, क्योंकि मुझे भी इस चीज को इतना समझ में नहीं आया। स्कोर, व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ स्कोर की बात वो कह रहे हैं, पर्सनल बेस्ट। अच्छा, पर्सनल बेस्ट, बिल्कुल जी, वो तो उसके ऊपर ही पूरा फोकस है कि अपने आप को हमेशा बेस्ट करना है पहले से। पिछली बार हम इसमें सफल रहे थे, 2021 में भी सफल रहे थे, 1 सेंटीमीटर से रहा 2021 में तो। 88.06 मैंने एशियन गेम्स में किया था, 88.07 का न्यू नेशनल रिकॉर्ड हुआ था पटियाला में एक ग्रांड प्री में। और 2022 में बहुत अच्छा, मैं बोलना चाहूंगा कि मेरा सीजन बहुत ही अच्छा रहा था पिछले साल, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सभी कंपटीशन में, जो 2021 में मैंने 88.07 लगाई थी, सिर्फ कोर्तने गेम्स को छोड़ के सभी कंपटीशन में उस थ्रो से ज्यादा थ्रो की थी, और 2 बार नेशनल रिकॉर्ड हुआ था। तो वो पिछला सीजन बहुत ही अच्छा रहा था। इस बार भी मैं बोलूंगा कि काफी अच्छा चल रहा है अभी के हिसाब से। हाँ, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि तैयारी शायद से और अच्छी है, और बस वही कि जैसा कि मैंने बोला कि सही, बिल्कुल सही कंडीशन और अच्छा वेदर की एक वो रहेगी, वो हमेशा ही सभी एथलीट को जरूरत होती है। तो स्कोर के लिए तो बस वही है कि बस जो कमी मुझे लग रही है अभी कि थोड़ा और फिटनेस पे काम करना है, और अपना मेंटली थोड़ा और स्ट्रोंग होना है इंजरी की तरफ से, कि भाई इंजरी बिल्कुल ठीक हो गई है। जब माइंड में वो आ जाएगा तो फिर मैं अपना 100% एफर्ट लगा सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करें नोरा जी का है, हाउ डू यू कीप योर मेंटल स्टेट पॉजिटिव ड्यूरिंग द ऑफ डेज? हाउ डू यू मैनेज टू नॉट प्रेशर योर सेल्फ व्हेन देयर इज नो टूर्नामेंट? ऑफ डेज में तो अपने आप को मतलब वही है, ज्यादातर हम फिर बिजी रहते हैं। अगर मैं ऑफ डेज, आप ट्रेनिंग के बीच की बात कर रहे हैं या ऑफ डेज जो कंपटीशन फिनिश हो जाते हैं उसके बाद के ऑफ डेज? तो मैं दोनों का बता देता हूँ जी। जी तो जी जी जी। तो जो कंपटीशन के बीच में ऑफ डेज होते हैं वो तो बिल्कुल प्लानिंग के साथ ही होते हैं, और कंपटीशन के बीच वाले या जो ट्रेनिंग के बीच वाले ऑफ डेज होते हैं वो तो जरूरी होते हैं हमारे लिए, क्योंकि हम इतना ट्रेनिंग करते हैं तो बीच में रेस्ट की जरूरत होती है। तो वो तो कोच और टीम, या कभी कभी मैं भी खुद डिसाइड कर लेता हूँ कि शायद आज मुझे रेस्ट की जरूरत है, और फिर कोच तो प्लानिंग बनाते ही हैं हर वीकली कि भाई हाँ इस दिन ये ट्रेनिंग रहेगी, ये यहाँ पे हमको रिकवरी करनी है, रेस्ट करना है। तो वो तो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। वो तो मुझे लगता है कि वो तो अच्छा ही लगता है वो रेस्ट लेके तो। लेकिन जो कंपटीशन जब फिनिश हो जाते हैं उसके बाद का जो टाइम होता है, कई बार अभी 2 साल से मैं बोलूंगा कि वो कहीं ना कहीं गलती है, क्योंकि मैं ज्यादा टोक्यो के बाद मैंने काफी ज्यादा रेस्ट कर लिया था। उस टाइम पे मेंटली मेरे लिए काफी मुश्किल था, क्योंकि मेरा बिना ट्रेनिंग के, जब तक मैं खेल रहा हूँ बिना ट्रेनिंग के मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। क्योंकि एक 1-2 दिन हो जाए, 3-4 दिन, या मैक्सिमम वीक वीक तक मुझे लगता है कि बीच में हमको रेस्ट मिल जाए तो ठीक है, लेकिन उसके बाद का टाइम जो है फिर वो हमको अनफिट ही करता है, हमारा जो फिटनेस लेवल है उसको नीचे ही करता है। और फिर उस टाइम पे मैं खाता ही बहुत ज्यादा हूँ तो वेट भी मेरा बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो वो मेंटली काफी मुश्किल रहता है, लेकिन मैं कोशिश करता रहता हूँ कि मैं कुछ ना कुछ करता रहूँ, रनिंग वगैरह या जो भी फिजिकल एक्टिविटी। लेकिन अभी मुझे लगता है कि पिछले बार जो भी हुआ वो ठीक है, उनसे मुझे ये सीख मिली है कि ये वाला साल भी काफी लेट तक, ये सीजन काफी लेट तक खत्म हो रहा है, अक्टूबर में खत्म हुआ, क्योंकि एशियन गेम्स अक्टूबर में खत्म होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार मुझे इतना रेस्ट करने का मौका मिलेगा, करना चाहिए, क्योंकि फिर पेरिस के लिए हमको तैयारी शुरू कर देनी है, और पेरिस से पहले जो कंपटीशन रहेंगे। तो इस बार बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करेंगे, और अपना बिल्कुल जल्दी ही कोशिश करेंगे अपना ट्रेनिंग बिल से फिर से कंटिन्यू कर दें। और सेकंड में क्या पूछा था जी, वो एक बार थोड़ा सा रिपीट हो जाए। हाउ डू यू मैनेज नॉट टू प्रेशर योर सेल्फ व्हेन देयर इज नो टूर्नामेंट? जब टूर्नामेंट नहीं होता है तो आप प्रेशर में कैसे अपने को अवॉइड करते हैं कि प्रेशर ना हो आप पे? टूर्नामेंट नहीं होते हैं तो
फिर तो वैसे ही प्रेशर नहीं रहता जी, सही बताऊं तो। फिर तो ट्रेनिंग की दिक्कत रहती है इतनी, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा सच में ट्रेनिंग भी एक बहुत बड़ा पार्ट है, जो कि कई बार इतनी हार्ड ट्रेनिंग कोच ने लिखी होती है कि उसको पढ़ के ये लगता है कि यार ये फंसे आज तो। क्योंकि कंपटीशन एक पार्ट है, मुझे लगता है कि कंपटीशन हम बॉडी के हिसाब से बताएं तो वो कहीं ना कहीं वो पीरियड काफी इजी होता है, क्योंकि हम हमारी ट्रेनिंग उस टाइम पे कम हो जाती है, हम रिकवरी करते हैं, फास्ट ट्रेनिंग हो जाती है, और कंपटीशन में के लिए हमको रेडी होना पड़ता है। लेकिन जो उससे पहले का टाइम होता है वो बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि उस टाइम अपने आप को हम रेडी कर रहे होते हैं कंपटीशन के लिए, और हार्ड ट्रेनिंग, बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे तो प्रेशर सारा ट्रेनिंग का ही होता है। कंपटीशन के बारे में तो सिर्फ माइंड में एक ये रहता है कि हाँ, हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं और इतनी ज्यादा हमको मेहनत करनी ही पड़ेगी। लेकिन जो असली जो प्रेशर होता है माइंड का, जो मतलब असली चैलेंज होता है खुद का, वो ये होता है कि हम डेली अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं। मेरे लिए, मुझे अपने लिए सही चीज ये लगती है, जब से मैं छोटा था, मैं अगर एक भी ट्रेनिंग मिस कर देता हूँ सिर्फ एक्सक्यूज की वजह से, तो मुझे गिल्टी फील होती है खुद में। तो वो कहीं ना कहीं वो मेरा माइंड सेट बना, वो कहीं ना कहीं मेरा फायदा ही कर रहा है। अगर हाँ, अगर प्लानिंग में है कि इतनी ट्रेनिंग करनी है, या मुझे इंजरी हो गई है कुछ, या कहीं ना कहीं खिंचाव है, उस टाइम पे मुझे लगता है कि हाँ जेन्युइन रीजन है। लेकिन कभी भी मुझे ऐसा लगे, अभी तो फिलहाल लगता, मतलब ऐसा करता नहीं हूं मैं। जब पहले था छोटा, या 5-7 साल पहले की बात करें, जब मुझे लगता था कि नहीं यार आज तो नींद बहुत अच्छी आ रही है, सर्दी है नहीं उठते, तो वो बारिश आई हुई है, तो जो ये एक्सक्यूज थे जो उस टाइम पे भी, जब मैं स्पोर्ट्स में शायद से इंटरनेशनल लेवल पे इतना अच्छा नहीं पहुंचा था, या फिर इतने ज्यादा कंपटीशन नहीं खेलते थे, जूनियर में ही थे, उस टाइम पे भी कर देता। उस टाइम पे मेरे माइंड में होता था कि यार तूने गलत किया, और पूरा दिन वो खराब लगता है जब तक हम नेक्स्ट ट्रेनिंग अच्छे से ना कर लेते। तो मेरा वही है जी कि माइंड सेट वैसा ऑलरेडी हो गया है कि मुझे ट्रेनिंग करके ही शांति मिलती है, जो ट्रेनिंग उस दिन की है। उस अगर मैं उसको छोड़ दूं सिर्फ एक्सक्यूज की वजह से कि नहीं आज तो बारिश है, आज ये है वो है, फिर वो मुझे शांति नहीं मिलती पूरे दिन। जी। तो वो कहीं ना कहीं मुझे, वो नेचुरली वो चीज माइंड में बनी हुई है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा खुद को वो नहीं करना पड़ता। और बहुत दिन ऐसे होते हैं कि हम जाना नहीं चाहते ग्राउंड पे, बॉडी दर्द कर रही होती है, थकावट इतनी होती है कि मन नहीं है, लेकिन फिर भी हमको जबरदस्ती जाना पड़ता है, क्योंकि हमारा काम वही है। तो वो मुझे लगता है कि वो आप लोगों के साथ भी होता ही होगा, वो नॉर्मल सभी के साथ होता होगा, चाहे जो ऑफिस में काम करता है कोई भी है, हमेशा ये लगता है कि यार नहीं, रुक जाते हैं थोड़ा, आज नहीं जाते, लेकिन फिर भी जाना पड़ता है क्योंकि काम होते हैं। वो सभी को अपना काम जब तक सीरियसली नहीं लेंगे, तब तक मुझे लगता है कि आप अपने जगह पे आप जो भी काम करते हैं उसमें बेस्ट नहीं हो सकते। तो वही मेरा ही फंड है जी कि मैं अपने फील्ड के प्रति, मैं अपने गेम के प्रति सीरियस हूँ पूरा। जी नीरज, नीरज नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डू यू फील कॉन्फिडेंस इज द की फॉर यू नाउ डिस्पाइट बीइंग इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोअर जिन्होंने 90 मीटर क्रॉस कर रखा है, देयर इज अ सेंस ऑफ बिलीव दैट यू विल अल्टीमेटली प्रिवेल। आप ये कॉन्फिडेंस किस चीज को एट्रीब्यूट करते हैं? कॉन्फिडेंस तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है जी, बिल्कुल। और क्योंकि अभी काफी हद तक हम उसी लेवल तक थ्रो करते रहते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस ये जरूर है कि भाई कि कोई नहीं, इतना थ्रो तो मैं कर ही लूंगा। और वो कॉन्फिडेंस ही मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है उस टाइम पे मुझे, जब मेन प्रेशर होता है कंपटीशन का। तो वो माइंड में रहना कि नहीं ये तो मुझे करना ही है, तो वो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि वही जैसे कि मैंने बताया था कि वो भी वर्ल्ड के बेस्ट थ्रोअर्स हैं, 90 मीटर ऑलरेडी उनमें से कईयों ने क्रॉस कर रखी है। लेकिन सिर्फ सोचने की बात है कि अगर ऐसी कंडीशन होती है कि जहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने कर रखी है, वो भी वहां पे थ्रो नहीं कर पाते, तो कितना चैलेंजिंग रहता होगा सभी के लिए। और वहां पे हम थ्रो निकाल लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक एक प्लस पॉइंट मिला हुआ है हमको कि हाँ, वो थ्रो हम उस टाइम पे कर लेते हैं। बाकी तो कॉन्फिडेंस तो जी बस वही है कि ट्रेनिंग से और फिटनेस से ही बनता है, सच बताऊं तो। अगर हम उस टाइम पे 100% हमारी बॉडी हमारा साथ नहीं दे रही है, या हम फिटनेस लेवल हमारा काफी ज्यादा नीचे है और इंजर्ड हैं, तो फिर भी कुछ हो नहीं पाता है। जैसा कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में हुआ था, फोर्थ थ्रो मैंने काफी अच्छी की, लेकिन मेरे ग्रोइन में स्ट्रेन आ गया था, खिंचाव हो गया था, वहां पे पेन होना शुरू हो गया था। तो वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं दब गया था। माइंड में ये था कि मैं कर लूंगा, लेकिन माइंड और फिजिकल दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है। फिजिकली गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि
शरीर साथ ही नहीं दे रहा था, वो मैं भाग रहा, दर्द हो रहा था, और जो स्ट्रेंथ उसमें होनी चाहिए, जो पूरा यूज होना चाहिए टेक्निक में उस मसल का, तो वो बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। तो दोनों चीजें, कॉन्फिडेंस बढ़ाने में फिटनेस भी और माइंड भी, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों का बहुत ज्यादा बड़ा रोल रहेगा इसमें। जी नीरज। नीरज नेक्स्ट क्वेश्चन विनायक जी का है ट्रिब्यून से। इन्होंने बोला है लाइक यू सेड यू वर स्लो इन द रन अप, यू आल्सो लुक्ड बल्कियर, वाज दैट बिकॉज ऑफ इंजरी दैट स्टॉप्ड यू फ्रॉम गोइंग फुल स्ट्रीम? अच्छा, मोटा लग रहा था मैं? विनायक जी ने ऐसा पूछा है जी। हो गया होगा जी, बिल्कुल बोलना चाहूंगा कि शायद से मेरा फैट बढ़ गया हो थोड़ा, क्योंकि ट्रेनिंग इंटेंस उतना नहीं था और डाइट वही चल रही थी। तो शायद से वेट बढ़ गया होगा थोड़ा। वो वेट की वजह से या फिर बल्कि दिखने की वजह से स्लो का कोई वो नहीं है कि मतलब मैं थोड़ा वेट बढ़ रहा था इसलिए स्लो था। वो स्लो कहीं ना कहीं मेरे माइंड की वजह से था। मैं और ज्यादा फास्ट रनअप पे हो सकता हूँ, वो मेरे हाथ में है, लेकिन मैं उतना ही खुद को पुश कर पाता हूँ कंपटीशन में, उतना ही पुश करना चाहिए मुझे खुद को जितना कि मुझे लगता है कि हाँ आज मैं कर सकता हूँ। क्योंकि हम अपना 100% स्पीड में ही भाग लेते हैं तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो आगे जब हम ब्लॉक करते हैं, जब लास्ट में थ्रो करते हैं, अगर स्पीड ज्यादा हो तो बहुत ज्यादा लोड आता है हमारे लेफ्ट लेग पे, ब्लॉकिंग लेग पे, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। इंजरी बहुत जल्दी आ सकती है अगर हम अच्छे से ब्लॉक ना कर पाए। और जितनी ज्यादा स्पीड होगी उस पे लेफ्ट लेग पे लोड उतना ही ज्यादा होगा। जो मेरे कोच हैं क्लाउज, उन्होंने ये रिसर्च कर रखी है पहले एथलीट्स के साथ कि जो एक जेवलिन थ्रोअर का ब्लॉकिंग लेग होता है, ब्लॉक के टाइम पे उस पे हमारी बॉडी वेट का 10% एक्स्ट्रा होता है, मतलब सॉरी 10% मतलब 10 गुना एक्स्ट्रा होता है। तो कहने का मतलब है अगर मैं 100 किलो का हूं तो मैं मेरे लेफ्ट लेग पे 1000 kg वेट तक आएगा, 900 से 1000 kg वेट इस पे आएगा। तो वो भी एक मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बहुत वो थोड़े टाइम के लिए होता है। शायद से ट्रिपल जंप में भी बहुत ज्यादा आता है वो, क्योंकि ट्रिपल जंप का भी ऐसा ही होता है कि उनको भी बहुत ऐसे जमीन पे जोर से मारना होता है। तो ये थोड़ा फंडा है जी कि स्पीड तो मैं और ज्यादा ले सकता हूँ, लेकिन वो हर चीज कंट्रोल भी होनी चाहिए। तो इसलिए मैं थोड़ा कम स्पीड ले रहा था कि ताकि मैं सही से थ्रो कर पाऊँ, रिस्क ना हो कोई भी। दीपक नीरज इसी लाइन पे दीपक फिल्म करके हैं, उन्होंने भी यही पूछा है, डिड यू गेन वेट ड्यूरिंग 1 मंथ इंजरी ले ऑफ? वेट तो मुझे लगता है कि हाँ 1-2 kg बढ़ा होगा, लेकिन वो उसका कारण मैंने वही बताया कि शायद से ट्रेनिंग उतनी ज्यादा इंटेंस नहीं कर पा रहा था, ज्यादा फोकस इंजरी पे था, रिहैब पे था। और रिहैब जब हम कर रहे होते हैं तो उस टाइम हम बहुत ज्यादा पुश नहीं कर रहे होते खुद को, उस टाइम उस पर्टिकुलर इंजरी पे ही हम बहुत ज्यादा काम करते हैं। बाकी की ट्रेनिंग भी मैं मेंटेन कर रहा था, जो भी हम लिफ्टिंग करते हैं या जंप्स करते हैं, लेकिन शायद उस लेवल के नहीं कर पा रहा जितने मैं बिल्कुल फिट हो गए करता था। तो इंजरी में उस पे रिहैब पे पूरा फोकस था, और इसलिए शायद से बाकी की चीजें थोड़ी कम हो गई थी। पर फिर भी सही है जी, हमने कंपटीशन निकाल लिया और अभी मेरे पास टाइम है पूरा वर्ल्ड चैंपियनशिप तक। तो उसके लिए अपना जितनी मेहनत कर पाएंगे और जितना भी जो भी कोच प्लान बना देगा उसके लिए हाजिर रहेंगे बिल्कुल। नीरज नेक्स्ट क्वेश्चन एंड्रयू अमसान का है। इन्होंने पूछा है लॉट ऑफ यंग एथलीट्स से दैट यू कॉल देम बिफोर बिग कॉम्पिटिशन्स टू मोटिवेट देम और से समथिंग एनकरेजिंग, डू यू सी योरसेल्फ एज अ मेंटोर और अ बिग भैया टू द यंगस्टर्स? हाँ जी, भैया तो जरूर है, मतलब जो भी बोलते हैं रिस्पेक्ट से, मैं भी रिस्पेक्ट करता हूँ सभी की, चाहे सीनियर हो या जूनियर हो। खासकर इस बार अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की तो जूनियर एथलीट्स बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और हमेशा ही मिलके, अभी जैसे मैं लोजान में था, मैं श्रीशंकर के साथ था, तो जो एक मेंटली जो एक वो देखने को मिल रहा है चेंजेस उनके अंदर, क्योंकि पहले शायद से मैं श्रीशंकर से जब पहले मिलता था तो कहीं ना कहीं वो उसके ऊपर एक प्रेशर होता था कि नहीं वो खेलना है, कैसा रहेगा या कैसे करूंगा। अभी वो कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ बॉडी अच्छी लग रही है, अभी आप बहुत अच्छा करेंगे। तो मेरा वही होता है कि मैं जो भी सीख पाया हूँ आज तक, जितने भी अपने कंपटीशन से या जितना भी मैं आज तक खेला हूँ, उस चीज से जो सीख पाया हूँ, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अपनी तरफ से अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूं जो मुझे लगता है। तो वो मैं उनके साथ शेयर करता हूँ। और सबसे अच्छी बात मुझे श्रीशंकर की वही लगी इस बार कि जब कंपटीशन खत्म हो गया था, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही,
उसकी नहीं, पूरे लॉन्ग जंप का ही कंपटीशन काफी कम रहा था। वो वेदर का, उनके लिए वेदर का काफी वो था, शायद हेडविंड थी उनके लिए, तो काफी दिक्कत रही उसको इस वजह से। लेकिन उसके बाद में वो जो उसका माइंड सेट है अभी, वो बिल्कुल भी उसके माइंड में ये नहीं था कि अच्छा नहीं रहा, या वो मतलब वो डिसअपॉइंट नहीं था उसके, उसको ये था कि हाँ वेदर था, कोई बात नहीं, वो कंडीशन ऐसी थी। लेकिन मुझे लगता है कि वो बिलीव उसमें भी अभी बन गया है, और सभी एथलीट्स में भी आ गया है, इंडियन एथलीट्स में, कि हम वर्ल्ड के बेस्ट में के बीच में अभी खड़े हो सकते हैं और वहां पे अपने आप को सबसे बेहतर दिखा सकते हैं। तो वो बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो, मुझे एथलीट से मुझे लगता है कि मैं खुद मोटिवेट होता हूँ सभी से मिलके। मैं तो जो मुझे पता है वो मैं उनसे बात करता हूँ, लेकिन जो उनके साथ बात करता हूँ मैं खुद मोटिवेट हो रहा होता हूँ। कोई भी एथलीट हो जाए, मुझे बहुत अच्छा लगता है सच में सभी से मिलके। नीरज, नीरज, हाँ, कृति जी ने एक वही सवाल पूछा है जो हम जवाब दे चुके हैं। यू सेड कि जब तक ठीक है, जब तक हम वर्ल्ड एथलीट्स के साथ खड़े होकर फर्स्ट आते हैं, आप इस प्रेशर और स्ट्रेस के डील करने के लिए अपनी मेंटल हेल्थ के लिए क्या करते हैं, आप जवाब दे चुके हैं। इनका दूसरा सवाल हम ले लेते हैं। इन्होंने बोला है, नाउ दैट यू हैव लिव्ड मेनी हिस्टोरिकल मोमेंट्स, डू यू प्लान टू राइट अ बुक ऑन योर लाइफ? पता नहीं जी, शायद मैं इतना अच्छा राइटर तो नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बीच में स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत लिखना शुरू किया था। डायरी नहीं लिखता था, सिर्फ वर्कआउट लिखता था अपना। तो वो मुझे लगता है कि पता नहीं लेकिन हाँ ये है कि हमारी कंट्री में बहुत अच्छे अच्छे राइटर हैं। मुझे लगा कि सच में जो भी मेरी जर्नी रही है, वो लोगों को इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, या मुझे लगा कि भाई अभी और अच्छे से लिख सकते हैं या लिखने लायक हो गई है, तो बिल्कुल कोशिश करूंगा कि भाई लोगों के बीच में अपना लाइफ का एक्सपीरियंस जो भी मेरा रहा मैं सभी को बता सकूं। और बस वही है जी। और शायद से फिर और ज्यादा, जैसा कि टोक्यो के बाद और थोड़ा कॉन्फिडेंस आया बोलने का, बातों को समझने का, शायद से आगे आगे लाइफ में और ज्यादा सीखूंगा। और अच्छे से मुझे लगता है बातों को और अच्छे से लिखने का या समझ के बोलने का वो ज्यादा मतलब नॉलेज आएगा। तो बिल्कुल अभी तो टाइम है, अभी तो हम खेल लेंगे जितने साल भी अभी आगे खेलना है, उसके बाद इस बारे में सोचते हैं। जी नीरज, नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिदेव बप्परनाथ जी का है कि कंडीशंस इन ज्यूरिख विल बी डिफरेंट फ्रॉम हांगजू, हाउ डू यू प्लान टू हैंडल योरसेल्फ फिटनेस वाइज विद बैक टू बैक इवेंट्स इन अ स्पैन ऑन 2 weeks ईच? जी बिल्कुल, मैं वही वही कोशिश कर रहा हूँ कि अभी अपने आप को प्रॉपर फिट करें बुडापेस्ट के लिए। और क्योंकि उसके लिए हमारे पास टाइम भी है, और डायमंड लीग्स का पॉइंट्स का अपने पास हो गया है। फाइनल डायमंड लीग के लिए कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने पॉइंट्स काफी कर लिए हैं इतने, तो कि इनसे फाइनल में पहुंच सकते हैं। तो उसका ये फायदा होगा कि मैं लगातार, अगर मैं बुडापेस्ट तक ट्रेनिंग करूंगा, अपने आप को और अच्छे से फिटनेस पे काम करूंगा, कि वो फिटनेस लंबे टाइम तक रह सकती है। लेकिन अगर मैं अभी कंपटीशन खेलता रहा, मान लो अभी मैं मोनाको में चला गया या बाकी जगह पे compete करने चला गया। मोनाको का वैसे बताऊंगा कि अभी तक हमने ऐसा कोई डिसाइड नहीं किया है कि भाई हम खेल रहे हैं नहीं खेल रहे हैं। वो एक बार आराम से थोड़ा 4-5 दिन में, एक वीक में, और अगर फिटनेस अच्छी हुई, अभी स्टिल हमारे पास है टाइम, 20 दिन का टाइम है, अभी 3 है, तो अराउंड ये लगा लो कि आप 3 हफ्ते का टाइम है हमारे पास। तो अगर लगा कि बिल्कुल ठीक है, दोबारा से अच्छा लग रहा है, तो वहां पे जा सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो लग रहा है कि वही कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जाएंगे। और अगर लगातार वर्ल्ड चैंपियनशिप तक मैं ट्रेनिंग करूंगा, तो बिल्कुल मेरी इंजरी भी और बॉडी की जो फिटनेस है, वो दोनों चीजें इंप्रूव होंगी। मेंटली और ज्यादा हम स्ट्रांग होंगे, जितनी अच्छी फिटनेस होगी उतने मेंटली स्ट्रांग होंगे, और वो हेल्प करेगा। और सीजन में बाकी कंपटीशन में भी, वो चाहे एशियन गेम्स है, ज्यूरिक है, या फिर डायमंड लीग फाइनल है, तो एक बार अगर बॉडी बिल्कुल फिट होगी, तो हम फिर अपने आप को और अच्छे से पुश कर सकते हैं। एटलीस्ट 1 महीना तो शायद से हम कर ही सकते हैं पुश फिर तो खेलने के लिए। लेकिन अगर मैं अभी खेलता रहा सभी कॉम्पिटिशन्स में, तो फिर मेरी फिटनेस भी डाउन होती रहेगी और इंजरी के भी चांस ज्यादा बढ़ते रहेंगे। तो वही सबसे मेन वही रहेगा कि फिटनेस सबसे पहले, तो फिटनेस बहुत ज्यादा इंप्रूव करनी है, और फिर जिस भी कंपटीशन में जाएंगे प्रॉपर माइंडसेट के साथ और अच्छी फिटनेस के साथ जाएंगे। नीरज, नेक्स्ट क्वेश्चन श्रीकांत भाग जी का है, हाउ डज द एशियन गेम्स सस्पेंशन टू दिस ईयर इम्पैक्ट योर प्रिपरेशन फॉर पेरिस?
This means you will be participating in an extra major event late in this season. जी बिल्कुल, ये तो है कि थोड़ा लेट तो है ही, लेकिन पेरिस के लिए भी टाइम तो रह ही जाएगा अपने पास। ऐसा नहीं है कि भाई, बस ये है कि हाँ थोड़ा ये सीजन थोड़ा लेट तक चलेगा, लेकिन टाइम तो बचेगा फिर भी ओलंपिक्स की तैयारी के लिए, क्योंकि ओलंपिक्स तो फिर अगले साल जुलाई अगस्त के आसपास जाके हैं, तो फिर अराउंड 8 से 10 महीने हमारे पास रहेंगे। तो टाइम तो है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बस वही है कि ट्रेनिंग हमको जल्दी स्टार्ट करनी पड़ेगी। वो इतना टाइम नहीं है इस बार कि हम एशियन गेम्स खेल के फिर अपना आराम से 1-1.5 महीने की छुट्टी मना रहे हैं आराम से, वो टाइम नहीं है। तो इस बार हमको जल्दी ही ट्रेनिंग वापस से स्टार्ट करनी पड़ेगी और अपना फिटनेस लेवल गिरने नहीं देना है इस बार, और ज्यादा ऊपर लेते ही जाना है पेरिस ओलंपिक्स तक। तो वही सबसे बड़ी बात रहेगी इस बार की, और सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा खुद के ऊपर भी कि इस बार वो छुट्टी उट्टी का और ये सब चीजें भूल जाना है और मेहनत कंटिन्यू रखनी है। जी नीरज। नीरज, नेक्स्ट क्वेश्चन अभिषेक जी का है हिंदुस्तान टाइम से। ये पूछ रहे हैं, हाउ डू यू अडेप्ट टू डिफरेंट वेदर कंडीशंस एंड व्हाट काइंड ऑफ इनपुट्स यू टेक फ्रॉम कोचेस टू प्रिपेयर बिफोर अ कंपटीशन इन दिस रिस्पेक्ट? जी, कोचेस का तो जो भी मुझे लगता है कि कोच तो उस टाइम पे ही बोलता है कि बस अपना, क्योंकि मेन काम जो होता है ट्रेनिंग में होता है, जो हम टेक्निक पे फोकस करते हैं या जो ट्रेनिंग करके आए हैं। खेलने के टाइम ज्यादा डिपेंड एथलीट पे ही करता है, क्योंकि उस टाइम पे वो जब फील्ड पे होता है तो उसके माइंड पे क्या चल रहा है या वो सब कुछ उसके कंट्रोल में होता है। कोच के पास हम जाते हैं कि थोड़ा बहुत कुछ पॉइंट जो हमारे शायद अब हमारे माइंड में नहीं है, तो वो शायद बता दे। जैसा कि अभी इस कंपटीशन में मैं कोच के पास गया था, बीच में कोच ने कुछ नहीं कहा, उसने उन्होंने यही बताया कि स्पीड थोड़ी और बढ़ा और थोड़ा सा पीछे रनवे के थोड़ा और पीछे कर ले, ताकि भागने के लिए और जगह मिले। शायद से उनको लग रहा था कि मैं फाउल लाइन की वजह से खुद को जल्दी थोड़ा कर रहा हूँ और इतना एफर्ट नहीं लगा पा रहा। तो वही बोल रहे स्पीड बढ़ा ले और थोड़ा रनवे को पीछे कर ले, ताकि और ज्यादा टाइम मिल सके और ज्यादा जगह मिल सके अटैक करने की। तो वही थोड़ा बहुत ही बताते हैं कोच वहां पे, तो मेन इतना ज्यादा वो बताते नहीं है। बाकी वेदर कंडीशन के लिए अडेप्ट होना ये है कि अभी जो हमारे ज्यादातर कंपटीशन यूरोप में ही है, तो अभी ट्रेनिंग भी यूरोप में चल रही है, तो वेदर का वो अडेप्टेशन हो जाती है। प्रॉब्लम जब होती है जब हम डायरेक्ट किसी गर्म जगह से ठंडी जगह पे जाते हैं, ठंडी जगह से गर्म जगह पे जाते हैं, जब दिक्कत होती है। लेकिन ज्यादातर हम गर्मी के तो हम है ही, मतलब वो तो हमारी आदत है। हम पले बड़े ऐसी जगह पे हैं, या फिर हमने ट्रेनिंग भी की है पटियाला में कितनी ज्यादा गर्मी में, तो गर्मी की तो दिक्कत नहीं आती है। जैसे कि टोक्यो में उधर भी काफी ऐसा मौसम था, गर्मी भी थी, तो वहां पे हमको इतनी दिक्कत नहीं थी। यूरोपियन एथलीट्स के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम वहां पे हुई थी। हमको ठंड में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठंड में अपने आप को वार्म रखना, वो चीज थोड़ी चैलेंजिंग होती है। अभी लोजान में मैं जैकेट वगैरह डाल के भी मुझे लग रहा था कि ठंडी हवा लग रही है, और वो चैलेंजिंग था मेरे लिए खुद को वार्म अप रख पाना। लेकिन जो फिनलैंड के थ्रोअर है, जो ये यूरोप के थ्रोअर थे, वो अपना निक्कर में और टी शर्ट में ही घूम रहे थे वहां पे तो वो मैं उनको बोल रहा था कि यार तुम्हारा ठीक है, पर वो दोनों का अलग अलग है कि वो हमारे यहाँ की जो एशिया की गर्मी होती है उस टाइम की, वहां पे उनके लिए चैलेंजिंग होता है, हमारे लिए वहां पे थोड़ा चैलेंजिंग होता है। लेकिन फिर भी ये है कि हाँ, मैं जैकेट वगैरह डाल के रखता हूँ कंपटीशन के बीच में, और कुछ थोड़ी बहुत एक्टिविटी करता रहता हूँ, ताकि बॉडी बिल्कुल ठंडी ना पड़े। ठंड का मौसम भी हो, कुछ ना कुछ करते रहो ताकि वार्म अप रहे, और फिर हम अपने अथरों में पूरा एफर्ट लगा सकें। जी नीरज। नीरज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुणाल जी का। ये पूछ रहे हैं कि आपका बहुत ट्रैवल होता है, तो उससे पहले आप अपनी ट्रेनिंग कैसे प्लान करते हैं? बिफोर वर्ल्ड चैंपियनशिप, बिफोर यूजीन डायमंड लीग, बिफोर एशियन गेम्स, आप कैसे ट्रेन करेंगे? ट्रेनिंग का वर्कआउट प्लान्स तो ज्यादातर कोच के ऊपर ही है जी, कोच बनाते हैं, और मुझे जो भी उसमें चेंजेस लगते हैं, सबसे अच्छी बात हमारा यही हो रहा कि हमारी एक टीम अच्छे से बनी हुई है। और जो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जो कोच एक प्लान बनाता है, वर्कआउट प्लान, या जो मुझे लगता है कि कोच इसमें शायद से हमको ये ऐड करना चाहिए, क्योंकि मुझे भी खुद की बॉडी का, वही बोलते हैं कि एथलीट को सबसे ज्यादा खुद की बॉडी का खुद ही पता होता है। और जो कि मैं काफी साल से कर रहा हूँ, 10-12 साल हो गए हैं, तो
और थोड़ा धीरे धीरे खुद की बॉडी का पता चला है, जेवलिन के बारे में पता चला है, और यही पता चला है कि मेरे लिए किस तरह की ट्रेनिंग और क्या सही है। तो वो मैं कोच को खुद का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ, या मैं खुद का जो मेरे माइंड में चल रहा है कि शायद से हमको ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, थोड़ा बहुत जो चेंज लगते हैं वो हम साथ में बैठ के फिर वो चेंज करते हैं। और फिर ज्यादातर तो काम वही है, ट्रेनिंग का कोच का ही रहता है, तो वो प्लान बनाते हैं और फिर हम उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं। और साथ में बाकी की जो एक्सरसाइज होती हैं, जो रिहैब होता है थोड़ा थोड़ा बीच में, जो हम छोटी मोटी एक्सरसाइज करते हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होती है, काफी सारे एथलीट्स को पसंद नहीं होती, मुझे भी इतनी पसंद नहीं है, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि हम हार्ड ट्रेनिंग तो कर लेते हैं, लेकिन जो वो बिल्कुल जो जिनको बोरिंग एक्सरसाइज बोलते हैं उनमें शायद से टाइम ज्यादा लगता है, एफर्ट कम लगता है, और हमको करते रहनी है वो। तो वो छोटी छोटी मसल्स की, जॉइंट्स की, या जो वो एक्सरसाइज होती है वो ईशान के साथ में करता हूँ, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एथलीट के कैरियर में इंजरी से बचने के लिए। तो वो ज्यादातर प्लान उनका ही होता है। बाकी जब फील्ड पे होता हूँ तो वहां पे काम मेरा होता है पूरा। नीरज, एक और क्वेश्चन ये है, यू हैव वन ऑल द मेजर टूर्नामेंट्स दैट आर ऑन ऑफर, हियर देयर इज अ 90 मीटर मार्क दैट इज येट टू बी ब्रीच्ड, बट जी। व्हाट मेक्स यू मोटिवेटेड टू गो फॉरवर्ड विद ऑलमोस्ट ऑल द ट्रॉफीज इन द कैबिनेट? बस वही है जी कि सबसे मेन तो वही रहता है कि माइंड में मैं कभी भी ये सोच के कि भाई मुझे यहाँ पे गोल्ड जीतना है या मुझे 90 मीटर मारनी है, ये कभी भी नहीं सोचता, क्योंकि वो ऑलरेडी आप एक प्रेशर बना रहे हो खुद के ऊपर। मैं यही मानता हूँ कि बस अपना उस दिन जब आप खेल रहे हो अपना 100% दो। बिल्कुल वहां पे जब कंपटीशन चल रहा होता है उस टाइम पे जरूर जरूर माइंड में आता है कि हमको अब गोल्ड की फाइट करनी है, या लेकिन अब पहले जब मेहनत करता हूँ तो वो माइंड में ये होता है कि बस अपना अपने आप को बेस्ट कैसे कर सकते हैं, अपना बेस्ट कैसे देना है, बस वही माइंड में रहता है। और जी बिल्कुल, हाँ, मेडल की अगर बात करें तो वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड है जो कि बचा हुआ है। मेडल तो है लेकिन हाँ, बाकी सारे गोल्ड तो है, लेकिन हाँ, वर्ल्ड चैंपियनशिप का ही गोल्ड है। और उसके लिए इस बार जितनी मेहनत करनी पड़ेगी उतनी करेंगे, और अपने आप को हर तरीके से हम फिट करके जाएंगे, मेंटली भी फिजिकली भी, ताकि हम जो गोल्ड का वो है वो भी हम पूरा कर सके। क्योंकि अगर मैं प्रॉपर फिट होऊंगा मेंटली भी और फिजिकली भी, तो मैं 100% पुश कर सकता हूँ खुद को। तो वही सबसे बड़ा टारगेट रहेगा कि बस अपने आप को इतना ज्यादा फिट करके जाना है कि माइंड में ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि यार मैं अपना दे सकता हूँ 100% या नहीं दे सकता हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस अंदर होना चाहिए कि बस कितना भी एफर्ट लगा सकता हूँ, मैं बिल्कुल फिट हूँ। और बाकी मेडल का या वो उस दिन क्या थ्रो रहेगी वो वहीं पे डिसाइड होगी। पर ये बिल्कुल वही रहता है, इसके लिए मोटिवेट ये करता है कि अपना अपना बेस्ट करना है बस, चाहे वो ट्रेनिंग हो चाहे वो कंपटीशन में हो, तो बस अपना अपने आप को बेस्ट करते रहना है। जी। नीरज, एक ये मोना जी ने दोबारा से लाइटर नोट पे क्वेश्चन पूछा है कि कंटिन्यूअस ट्रेनिंग के लिए बीच में रिलैक्सेशन के लिए क्या करते हैं आप, एंटरटेनमेंट के लिए कोई और गेम या मूवी वगैरह? लास्ट मूवी कौन सी देखी थी आपने? आ, जी बिल्कुल, गेम वगैरह पहले खेलते थे। अभी जब खासकर जब कोविड का टाइम चल रहा था, जब कुछ था ही नहीं करने को, जब ट्रेनिंग भी नहीं कर पाते थे, तो उस टाइम पे मूवीज भी काफी देखी थी और गेम भी काफी खेले थे। लेकिन अभी गेम इतना नहीं खेल पाते। हाँ, मूवी मैंने लास्ट टाइम ये नेटफ्लिक्स पे आई है नई, नाम नहीं याद आ रहा उसका, क्रिस होम्सवर्थ की है, इंस्ट्रैक्स, हाँ इंस्ट्रैक्शन ऐसा कुछ है, इंस्ट्रक्शन 2 आई है एक्सट्रैक्शन पहले। 2, हाँ जी। हाँ जी, एक्सट्रैक्शन 2। एक्सट्रैक्शन 2, हाँ, तो वो देखी है अभी फिलहाल। बाकी बाकी तो अभी इतना क्योंकि वो नहीं मिल पा रहा था, और फिर कंपटीशन भी पास में था। जी। तो उस रिलैक्सेशन के लिए यही करते हैं कि बस थोड़ा बहुत मूवी वगैरह कोई आई है उस टाइम पे वो देख लेते हैं, या फिर जहाँ पे भी मैं हूँ, चाहे मैं पटियाला में हूँ या फिर मैं भुवनेश्वर में था या फिर कहीं पे भी था, या अभी बाहर भी रहता हूँ कंपटीशन के लिए, मतलब टर्की में था, या अभी अभी जहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा था, वहां पे जो भी मुझे लगता है कि हाँ आज रेस्ट डे है और यहाँ पे जो बेस्ट प्लेस है, कहीं पे खाने जा सकते हैं रेस्टोरेंट में, या फिर हम थोड़ा बहुत घूम सकते हैं, आसपास शॉपिंग मॉल वगैरह है या जो भी है, और या कोई अच्छी जगह है जहाँ पे जाके आराम से बैठ जाएं या फिर वहां पे घूम ले थोड़ा, तो वही करते हैं उस टाइम फ्री उसके लिए तो। और वहां पे ज्यादातर अकेला रहता हूँ तो कुछ अदर गेम नहीं कर पाते। लेकिन अगर मैं
पटियाला में होता हूँ तो हम वॉलीबॉल वगैरह या दूसरे गेम भी खेल लेते हैं, उसमें भी बहुत एक फिटनेस का काम भी हो जाता है और माइंड भी एक तरह से थोड़ा चेंज हो जाता है, बाकी दूसरी एक्टिविटी हो जाती है, तो वो हम थोड़ा थोड़ा वो चीज करते रहते हैं। बाकी बाकी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो फैमिली से मिल लेते हैं, उसमें बहुत ज्यादा एक अच्छा एक फील अच्छा होता है और एक बूस्टअप मिलता है। नीरज, लास्ट क्वेश्चन ये अब हम खत्म करते हैं, क्योंकि काफी आपने टाइम ऑलरेडी दे दिया, जितना आपने बोला था उससे ज्यादा ही टाइम हो गया। ये एक लास्ट क्वेश्चन है कि उन्होंने पूछा है एशियन गेम्स के बारे में, यू विल बी अप अगेंस्ट पाकिस्तान अरशद नदीम इन एशियन गेम्स, हाउ ही इज थिंकिंग अबाउट एशियन गेम्स? अ, वो अपना आ ही जाता है फिर, है ना, इंडिया पाकिस्तान वाला। जी पर जी। मैं वही बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है कि बहुत उनसे भी अरशद नदीम बहुत अच्छा थ्रोअर है, लेकिन शायद से ये और ज्यादा जो कंसिस्टेंट जो वर्ल्ड अरशद नदीम भी होता है, ऐसा कोई स्पेशल माइंड में मेरे नहीं होता कि अरशद नदीम के साथ compete कर रहा हूँ। बस मुझे अपना बेस्ट देना होता है वहां पे, और एशियन गेम्स में बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, और कोशिश वही रहेगी कि वहां पे भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे। और अरशद नदीम को शायद से इंजरी हुई थी, तो होपफुली अभी ठीक है, अभी ऑलरेडी एक कंपटीशन खेला भी था, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि अच्छा कंपटीशन होगा और अच्छे कंपटीशन की ही हम होप करते हैं, क्योंकि अगर एक दूसरे को पुश करेंगे तभी अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आएगी। तो बिल्कुल जी, एशियन गेम्स के लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी कंपटीशन हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, ओलंपिक्स हो या एशियन गेम्स हो, हम अपने आप को हमेशा रेडी रखेंगे। और चाहे कितने भी कोई भी एथलीट आगे, मैं हमेशा अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस पे फोकस करता हूँ, और कोई किसी एथलीट से कोई दबाव नहीं है जी, और कोई किसी का कोई प्रेशर नहीं है, हम हमेशा अपनी अपनी बेस्ट थ्रो की कोशिश करते रहेंगे। जी नीरज, वी आर एंडिंग अभी सेशन, तो अगर आपको कुछ एंड में बोलना हो तो प्लीज। वैसे तो आपने एंड में बहुत सारे सबके जवाब दे ही दिए हैं, हाँ, सारे जिसके भी जो भी सवाल थे वो आपने जवाब दे दिया। बस अगर आप कुछ एंडिंग नोट पे सबसे कुछ कहना चाहें, अपने बारे में कुछ एक चीज शेयर करना चाहें, तो बस उसके बाद देन वी विल क्लोज। एंड में तो जी मैं बस ये बोलूंगा कि सबसे पहले तो कि आप सभी भी हेल्दी रहें, खुश रहें, और अ, मुझे लगता है कि अ, बाकी जो अभी जो नेशनल वगैरह हो रही थी, और मैं जो देखने में आ रहा है कि भाई बहुत अपने मीडिया वाले भी और सभी लोग अभी वहाँ पे जूनियर एथलीट्स को और जो एथलेटिक्स को समझने लगे हैं, वो देख के बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। अब जैसे तेजस्वी ने डेकाथलॉन में compete किया था, तो जिस तरीके से जो चेंज आ रहा है ऑल ओवर पूरा, कि भाई डेकाथलॉन जैसे स्पोर्ट को कोई समझता नहीं था, वो बेचारे वो compete करते रहते हैं 2 दिन तक, वो उनको उनको कवरेज मिल रही है, और बाकी एथलीट को अभी उनको भी कवर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है उनकी स्टोरी सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए, और वो काम आप लोग ही कर सकते हैं। तो उसमें आप अपना पूरा योगदान रखें कि भाई सही तरीके से जब भी नेशनल कंपटीशन हो तो वहाँ पे जाएं, उनकी भी स्टोरियां सुने, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी होती हैं। ऐसे बैकग्राउंड से निकल के एथलीट आते हैं कि भाई मतलब कोई सोच ही नहीं सकता है कि ऐसे बैकग्राउंड में किस तरीके से उन्होंने किस कैसे इक्विपमेंट्स के साथ उन्होंने ट्रेनिंग की है। तो वो लोग आप लोगों के ऊपर है कि आप बहुत अच्छे से उनकी स्टोरियां सभी लोगों तक पहुंचाएं, और मुझे लगता है कि वो हेल्प करेंगी फिर उनको आगे, चाहे वो फिर ब्रांड के लिए हो या फिर आगे स्पॉन्सर्स के लिए हो, और उनके खुद के बूस्टअप के लिए भी, क्योंकि वो खुद बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं कि भाई हाँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, जब मैं छोटा था तो वो न्यूज़पेपर में अपना नाम देख के फोटो देख के बहुत ज्यादा खुशी होती थी, तो उनको उनको भी एक मोटिवेशन मिलेगा, उनके फैमिली का या उनका इंटरव्यू लिया जाता है, तो वो आप लोग बड़े अच्छे से उस चीज को मेंटेन कर ही रहे हैं, मुझे लगता है वो ज्यादा जरूरी भी है। बाकी तो कुछ भी लगेगा कि कुछ और नई चीज है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, तो बिल्कुल आप लोगों के बीच में फिर से आके उस बारे में बात करेंगे। अभी के लिए फिलहाल मुझे लगता है कि शायद से सब कुछ कवर हो गया है, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स और डायमंड लीग सभी के, और इंजरी से रिलेटेड सभी, मेंटली सब सब कुछ सारी चीजें शायद हो गई हैं अभी कवर। और अगर कुछ भी लगा, और पेरिस का भी हो ही गया है, तो बाकी कुछ भी लगा तो जरूर फिर से बात कर लेंगे, वो तो सब
एक ही बात है। जी, थैंक यू नीरज, थैंक यू एवरीवन। मीडिया से जितने लोगों ने भी हमें ज्वाइन किया, आई होप दिस वाज अ वेरी गुड इंटरेक्शन। और नीरज ने जैसे बोला, उन्होंने सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश की है। इतने सालों बाद और इतने समय कम कम टाइम के बाद हम लोग मिल पाते हैं कम समय के लिए, तो उसमें क्या होता है कि कई सवाल हमारे अनआंसर्ड रह जाते हैं। पर नीरज ने बहुत कोशिश की है कि हर सवाल को, जैसे कई बार रिपीटिशन भी हो रहा था, तो नीरज ने बड़ी पेशेंटली सबका जवाब दोबारा तिबारा और क्लियर करते हुए दिया कि अगर किसी में कुछ नया वो बता पाए तो जरूर बता सकें। थैंक यू नीरज वंस अगेन, और थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एंड बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू।